Hello students. In the last session we have discussed about what is the meaning and concept of growth and development, then principle of growth and development. Today we will discuss about factor affecting growth and development. Factors affecting growth and development are as follows: heredity factor, biological factor, environment factor, physical factor and other factors. According to Landis and Landis, heredity gives us our working capital and environment gives us the opportunity to invest. So what is heredity? Heredity यानी कि वंशानुक्रम. लैंडिस एंड लैंडिस के अनुसार वंशानुक्रम हमको कार्यशील पूंजी प्रदान करता है और वातावरण हमको इस पूंजी के विनियोग के अवसर प्रदान करता है. एंड अकॉर्डिंग टू H.A. Peterson, heredity may be defined as what one gets from his ancestral traits through his parents. यानी वंशानुक्रम को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों के जो कुछ गुण प्राप्त करता है वही वंशानुक्रम कहलाता है. यानी जो हम अपनी पूर्वजों से, हमारे दादा परदादा से जो गुण हम प्राप्त करते हैं वही वंशानुक्रम होते हैं. वंशानुक्रम की प्रक्रिया के कुछ नियम हैं जिन्हें हम वंशानुक्रम के नियम कहते हैं. लॉज ऑफ हेरिडिटी. So the first law of heredity is law of continuity of germ plasma propounded by Weizmann, law of like-pegged life, law of variation, law of regression, law of transmission of acquired traits. So सबसे पहले हम law of continuity of germ plasma propounded by Weizmann डिस्कस करेंगे यहाँ पे. लॉ ऑफ कंटिन्यूटी जर्म प्लाज्म का मतलब है बीज कोशों के निरंतरता का नियम. वीजमैन जो एक बहुत ही महान साइकोलॉजिस्ट थे, एजुकेशनिस्ट भी थे, उन्होंने कहा है कि ये एक बीज कोश है. वंशाक्रम एक बीज कोश है जो एक क्लस्टर ऑफ सीड जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफ़र होता है. ये माता पिता द्वारा अपनी संतान को हस्तांतरित होते रहते हैं. इस प्रकार बीज कोश पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रांत होते जाते हैं. ये कोश वातावरण के प्रभाव से प्रभावहीन होते हैं. एनवायरनमेंट हैव नो इफेक्ट ऑन दीज क्लस्टर ऑफ सीड्स. इसी के लिए वीजमैन ने इनको निरंतरता का सिद्धांत इनको बोला है, निरंतरता का नियम बोला है कि ये दिस नेवर स्टॉप्स. इट स्टार्ट्स फ्रॉम वन जनरेशन एंड इट कंटिन्यूज इन मेनी जनरेशन. ऐसा ये माना जाता है कि जिस तरीके से एक बैंक में हम लोग एक मनी डिपॉजिट कर देते हैं, एक अपनी जो एक रकम है वो डिपॉजिट करते हैं और वो धीरे धीरे रकम हम निकालते हैं कि हम एक साथ पूरी रकम नहीं निकाल सकते, हम धीरे धीरे अपनी जो भी पूंजी है वो निकालते हैं. यही सेम यहाँ पे लॉ, यही नियम इसमें भी है कि वो धीरे धीरे इसका ट्रांसमिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर होता रहता है. नेक्स्ट इज लॉ ऑफ लाइक बी गेट लाइक, यानी समानता का नियम. जिस तरह से माता पिता हैं उसी तरीके से उनके पुत्री या पुत्र हैं या उनके आगे की जनरेशन है. जैसे अगर माता पिता का कद छोटा है या लंबा है तो उनके जो संतान हैं उनके कद भी छोटे होंगे. या माता पिता बहुत तीव्र बुद्धि के हैं, दे हैव हाई इंटेलिजेंस और हाई आईक्यू, तो उनके बच्चे भी हाई आईक्यू के हैं. या उनके पेरेंट्स अगर स्लो लर्नर हैं और लो आईक्यू के हैं तो बच्चे भी स्लो लर्नर और लो आईक्यू के होंगे. सो लाइक बी गेट्स लाइक, समानता का नियम कि जैसे उनके माता पिता हैं, अभिभावक हैं, उसी तरीके से उनकी संतानें होती हैं. नेक्स्ट इज लॉ ऑफ वेरिएशन, यानी भिन्नता का नियम. इस नियम में माता पिता की सत्य प्रतिलिपि नहीं होते हैं. संतानें एक समान होती हैं
उनके आपस में रंग, बुद्धि, विचार एवं स्वभाव एक दूसरे से भिन्न होते हैं। Their behavior, their etiquettes, their interests are different from one another, though they belong to same parents. Some of the children are of high IQ and some of them are slow learner. कुछ बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल हाई IQ के होते हैं, उनका सोशल इंटरेक्शन अच्छा होता है, उनके थॉट्स ज़्यादा अच्छे होते हैं। और कुछ बच्चों जो होते हैं वो उनके जो बुद्धि होती है वो कमज़ोर होती है, या उनका जो सामाजिक स्तर है, ये जो उनका एडजस्टमेंट है वो अच्छा नहीं होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही पेरेंट्स के जो 2-3 बच्चे हैं तो उन सबका एक ही तरीके का स्वभाव हो, या एक ही तरीके का उनकी IQ हो, या उनका मेंटल लेवल है, या सोशल एडजस्टमेंट है, वो एक ही तरीके का है, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इसीलिए इसको भिन्नता का नियम कहा गया है। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ रिग्रेशन, यानी प्रत्यागमन का नियम। कभी कभी प्रतिभाशाली माता पिता की संतानें मंद बुद्धि होती हैं, और मंद बुद्धि पेरेंट्स की संतानें बहुत बुद्धिमान होती हैं। ये बहुत ही विशेष तरीके का एक नियम है लॉ ऑफ रिग्रेशन, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को वंशानुक्रम से 2 प्रकार के गुण प्राप्त होते हैं, जागृत व सुप्त, यानी कि पैसिव एंड एक्टिव। भावी संतान में ये दोनों गुण संक्रमित होते हैं। कभी कभी सुप्त गुण जागृत हो जाते हैं, तो कई पीढ़ियों के बाद भी पूर्वज के गुण या दोष भावी संतति में पाए जाते हैं। इसलिए बच्चे अपने माता पिता के विपरीत गुण वाले हो जाते हैं। माता पिता के गुण सूत्र का मिश्रण ठीक से नहीं हो पाता। प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे मंदबुद्धि भी हो जाते हैं, स्लो लर्नर होते हैं, मेंटली रिटार्डेड भी हो जाते हैं। और कभी कभी बहुत ही मेंटली रिटार्डेड पेरेंट्स के बच्चे बहुत नॉर्मल चाइल्ड होते हैं, उनमें किसी भी तरीके का कोई दोष नहीं होता। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ अक्वायर्ड ट्रेट, यानी अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। माता पिता द्वारा अर्जित गुणों का संक्रमण उनकी संतति को होता है। इस लेमार्क ने इसको प्रोपाउंड किया था। दिस लॉ वॉज प्रोपाउंडेड बाय लेमार्क, और उन्होंने यही बताया कि जैसे पहले जिराफ की गर्दन छोटी थी, लेकिन आगे की जनरेशन में जब और जिराफ के बेबीज़ हुए तो उनकी गर्दन लंबी हुई, और जो अगली पीढ़ी थी वो डिफरेंट हुई जो प्रेजेंट पीढ़ी चल रही थी। उसमें वो गुण नहीं थे जो उस वाली पीढ़ी में थे, जो प्रेजेंट पीढ़ी में थे, वो गुण अगली पीढ़ी में नहीं आए, वो अक्वायर्ड नहीं आए ट्रेट। एक बार ऐसा भी देखा गया है कि जैसे पेवलोव ने चूहों पर इसका वो किया था, सफ़ेद चूहों का प्रयोग किया, और उन्होंने ये देखा कि जो पहली पीढ़ी थी वो चूहे 30 बार घंटी बजाने पर खाने की तरफ आते थे। बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये एक पेवलोव का एक्सपेरिमेंट है, जिसमें पेवलोव ने कुछ चूहों को अपने पास रखा, उनको ट्रेनिंग दी, और जब 30 बार वो रिंग बजती थी, जब 30 बार घंटी बजती थी, तो वो खाने की तरफ दौड़ते थे। तो ये पहली पीढ़ी के साथ हुआ, फिर दूसरी पीढ़ी के साथ किया, फिर तीसरी पीढ़ी के साथ किया, फिर चौथी पीढ़ी के साथ किया, तो वो जो टाइम था वो कम होता चला गया। और जब वो 5वीं पीढ़ी के चूहों पर उन्होंने, उन्हीं चूहों के जो बच्चे हुए उनके बाद जब वो 5वीं पीढ़ी उन चूहों की हुई, और उन्होंने जब 30 टाइम्स उस बेल को रिंग किया, तो 5 टाइम्स में ही उन चूहों का रिस्पॉन्स आ गया। मतलब पहली पीढ़ी ने 30 टाइम्स रिंग के बाद जो रिएक्शन दिया, वही 5वीं पीढ़ी ने 5 बार घंटी बजाने पर उसका रिस्पॉन्स दिया। मतलब 5 टाइम्स जब बेल ने रिंग किया तो वो खाने की तरफ दौड़े। तो यही ये है कि अक्वायर्ड ट्रांसमिशन ऑफ अक्वायर्ड ट्रेट, कि चूहे जो हैं वो उन्होंने जो उनका अक्वायर्ड सिम्टम थे जो 30 के, वो कम होते चले गए, और उन्होंने 5 बार में ही उसका रिस्पॉन्स दिया।
Second factor of growth and development is biological factor. So first is endocrine gland, यानी अंतःस्त्रवी ग्रंथि. Endocrine glands are called ductless gland, यानी नलिका विहीन ग्रंथियाँ होती हैं जो शरीर की वृद्धि और विकास को प्रभावित करती हैं. इसमें जो भी हॉर्मोन्स सिक्रेशन होता है वो व्यक्ति को एक्टिव और पैसिव बनाता है. एक्टिव बनाता है जिससे वो उसकी हर चीज़ की एक्टिविटी इन्फ्लुएंस होती है. वो उसका सोचना, उसका काम करना, उसका सभी चीज़ों में भाग लेना, इसके लिए ये जो सिक्रेशन ऑफ हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है. और जब पैसिव होता है तो एक तरीके से हर चीज़ में एक स्टैग्नेशन आ जाता है, एक रुकावट आ जाती है व्यक्ति के सोचने में, व्यक्ति के काम करने में, किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करने में, और उसके अपने फिज़िकल डेवलपमेंट में भी एक तरह की रुकावट आ जाती है. और एक ये बहुत बड़ा कारण है जिससे व्यक्ति अस्वाद में भी चला जाता है, डिप्रेशन की स्टेज में चला जाता है. और वंस अ पर्सन रीचेस द स्टेज ऑफ डिप्रेशन, it is a very genuine cause of low growth and development. ये एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है अभिवृद्धि या विकास को कम करने में, अगर एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो उसके जो हार्मोन जो है वो बैलेंस्ड नहीं है. अगर हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं तो वो इनएक्टिविटी हो जाती है और जिसकी वजह से व्यक्ति कोई काम नहीं करता, उसका डेवलपमेंट रुक जाती है, ग्रोथ रुक जाती है, और ये एक डिप्रेशन की स्टेज को भी उत्पन्न करता है. नेक्स्ट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी पीयूष ग्रंथि. पीयूष ग्रंथि में जब अधिक स्राव होता है हार्मोन्स का, या सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स इज ऑन हायर साइड, देन द पर्सन's height has no limitation. The height is tall, or if there is the secretion of hormone is on the lower side, then dwarfness appear in children. जब इनका इसमें कम इसके जो हार्मोन्स हैं उसका स्त्राव होता है तो बच्चों में बौनापन आ जाता है, ठिगनापन आ जाता है, छोटी हाइट के हो जाते हैं. और अगर इसमें अधिक स्त्राव होता है तो बच्चे टॉल हो जाते हैं. तो ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों में उसका हमने इफ़ेक्ट देखा कि ज़्यादा हुआ तो भी उसका इफ़ेक्ट दिखा और कम हुआ तो भी इफ़ेक्ट दिखा. मीन्स बैलेंस ऑफ हार्मोन्स इज़ सिक्रेशन ऑफ हार्मोन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. एंड this is also this pituitary gland also helps in controlling the thyroid of human body. Next is adrenal gland, यानी गल ग्रंथि. गल ग्रंथि का व्यक्तित्व पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है. इसके नष्ट हो जाने पर मैक्सोडेमा नामक रोग हो जाता है. इस रोग से व्यक्ति के शरीर में एक तरीके की शिथिलता आ जाती है, थकावट जैसे आ जाती है, वो किसी काम करने में उसका मन नहीं लगता है, और फिज़िकल डेवलपमेंट भी उसका हैम्पर होता है, और मेंटल डेवलपमेंट भी उसका इन्फ्लुएंस होता है अगर इसमें किसी तरह की गड़बड़ी आ गई है. और स्वेलिंग आ जाती है बॉडी में, उसकी मेमोरी में प्रॉब्लम आ जाती है. कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति इम्बेसाइल की, मतलब व्यक्ति क्या बच्चे इम्बेसाइल की श्रेणी में गिना जाने लगता है कि वो मंद बुद्धि के हो गए हैं, मूढ़ बुद्धि के हो गए हैं, और ये चिड़चिड़े हो जाते हैं, अशांत, तनाव, तमाम इस तरह की जो जितनी भी नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं वो सारे हो जाते हैं अगर इस में किसी भी तरीके का इम्बैलेंस हो जाता है. नेक्स्ट इज़ थायराइड ग्लैंड, यानी कि जैसे कि अभी हम लोगों ने थायराइड ग्लैंड के बारे में बताया है पिट्यूटरी ग्लैंड में कि गल ग्रंथि की जिसकी अधिकता की से शरीर लंबा और बहुत मोटा हो जाता है, और इसकी कमी की वजह से शरीर बहुत पतला हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है, और हाइट छोटी हो जाती है. तो इसका भी बहुत इम्पॉर्टेंट है बैलेंस होना. ये बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इसका
balance of secretion of hormone is very important. So these are the biological factors which are responsible for the growth and development of the child. So next factor of development and growth is environmental factor, यानी वातावरण का कारक. फर्स्ट इज बेसिक नीड्स, मूलभूत आवश्यकताएं. हमारी मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं? फूड, शेल्टर एंड क्लोथ, ये हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं. और अगर वो हमें पूरी तरह से ना मिल पाएँ तो एक तरह का डिससेटिस्फैक्शन होता है. और ग्रोथ रुकने का एक बहुत बड़ा कारण है कि अगर हमारी बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो पा रही हैं तो हम कहीं भी, हमारा विकास भी नहीं हो पाएगा, हमारी प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी, हमारा जो शारीरिक विकास है वो भी नहीं हो पाएगा, मानसिक विकास भी नहीं हो पाएगा, और हमारी जो फिज़िकल ग्रोथ है वो भी नहीं हो पाएगी. सो बेसिक नीड्स का पूरा होना या सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन में होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड. नेक्स्ट इज़ फैमिली बैकग्राउंड, यानी पारिवारिक परिवेश. एक ग्रीक फिलोसोफर थे वेस्ट डेमोक्रिटस, जिन्होंने सबसे पहले ये बात बोली थी कि फैमिली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड. एंड दिस इज़ वेरी ट्रू दैट फैमिली इज़ द फर्स्ट स्कूल ऑफ अ चाइल्ड. हर चीज़ जो बच्चा सीखता है वो उसका पहला जो स्कूल होता है वो घर ही होता है. वो हर चीज़ वहीं से सीखता है. फैमिली बैकग्राउंड ग्रोथ और डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है. अगर देखिए, अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सभी लोग नई सोच रखते हैं और नए विचार वाले हैं, रूढ़वादी नहीं हैं, और अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने बेटे और बेटियों में किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करते हैं, तो उसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट बच्चों पर पड़ता है. वो बहुत ज़्यादा अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, जो भी कुछ करते हैं उसमें वो कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं. वो उनका जो नेचर है, जो बिहेवियर है, वो भी पॉजिटिविटी से भरा होता है. उसमें सकारात्मक विचार होते हैं, नकारात्मक विचार नहीं होते हैं. और दूसरी बात, जो ये भी देखा गया है कि बहुत सारा बच्चे जो हैं वो डेलिक्वेंट कैसे हो जाते हैं. पहला रीज़न तो वही है कि जो बेसिक नीड्स की कमी होती है, और अगर फैमिली बैकग्राउंड उनको अच्छा नहीं मिला है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है, बहुत ज़्यादा उनको अफेक्शन नहीं मिल रहा है, लव एंड केयर नहीं मिल रही है, गाइडेंस नहीं मिल रहा है, और पेरेंट्स खुद में बहुत ज़्यादा एक दूसरे से फाइट करते हैं, ब्रोकन फैमिलीज़ है, तो उसका प्रभाव बच्चे की ग्रोथ पर दिखेगा. बच्चे चुप रहने लगते हैं, कुछ बच्चों की हाइट रुक जाती है, कुछ मैल न्यूट्रिशन हो जाते हैं, और कुछ बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, और यस, कुछ बच्चे डेलिक्वेंट भी निकल जाते हैं कि वो बाहर स्टील करने लगते हैं, वो बाहर वो लव एंड अफेक्शन ढूंढने लगते हैं. समटाइम दे बिकम ड्रग एडिक्ट ऑल्सो. सो फैमिली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड. नेक्स्ट इज़ डिजीज़ एंड इंजरीज़, रोग और दुर्घटना. कुछ चीज़ें हमारे बस में होती हैं जिन्हें हम लिमिट कर सकते हैं, जिन्हें हम प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं हो सकती, वो हम प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं. सेम इज़ डिज़ीज़ एंड इंजरीज़. बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी डिज़ीज़ हैं जो बच्चों को बाय बर्थ हो जाती हैं, और बहुत सारी ऐसी होती हैं जो बिकॉज ऑफ मैल न्यूट्रिशन और कुछ उनका हेरिडिटी या जेनेटिक डिफेक्ट्स की वजह से, वंशानुक्रम में जो डिफेक्ट्स होते हैं उनकी वजह से उनको हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है, वो मेंटली रिटार्डेड हो जाते हैं, या उनके बोन्स ठीक से डेवलप नहीं कर पाती हैं, उनका फिज़िकल डेवलपमेंट, मस्कुलर डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाता है. एंड समटाइम्स इंजरीज़, कोई एक्सीडेंट हो गया है जिसकी वजह से उनके जो दिमाग है उसमें चोट कहीं लग गई हो, या कोई बहुत ऐसा हो गया हो कि उनके हाथ पैर में ऐसी चोट लग गई हो जिससे वो कुछ उनको प्रॉब्लम आ गई हो उनके डेवलपमेंटल ग्रोथ में. सो दीज आर ऑल्सो द एनवायरमेंटल फैक्टर जो हमारे आसपास हैं और हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली लाइफ में, जो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट को हैम्पर करते हैं. नेक्स्ट इज़ स्कूल. स्कूल अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा
मदद करता है या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चे के लिए ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि वहीं वो सब कुछ सीखता है। उसका फिज़िकल डेवलपमेंट तो ठीक है, जो उसका घर से हो रहा है, बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं, उसको जो दिया जा रहा है खाना पीना उससे हो रहा है, लेकिन जो मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सोशल डेवलपमेंट जो हो रहा है, इट हैपन्स ओनली स्कूल। जैसे कि स्कूल इज़ द सेकेंड हाउस ऑफ अ चाइल्ड, दूसरा घर माना गया है बच्चे का स्कूल को, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा समय बिताता है। और अपने आसपास जितने जो उसके हम उम्र बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, कैसे बातचीत कर रहे हैं और किस तरीके से वो एक दूसरे से बिहेवियर रखते हैं, वो किस तरह से बातचीत करते हैं, उससे भी बहुत डेवलप होता है। जब हम देखते हैं कि प्री स्कूलिंग बच्चे की शुरू हुई है 2.5 ईयर्स में, जब शुरू होती है, हम लोग प्री स्कूल में कभी विज़िट करते हैं और देखते हैं तो कैसे बच्चे एक दूसरे को देखकर, जो बच्चे पेरेंट्स कहते हैं अरे ये तो घर में अपने आप बिल्कुल नहीं खाता है, मैं खुद खिलाती हूँ, वहीं वो देखते हैं कि ब्रेक टाइम हो रहा है उनका, लंच टाइम हो रहा है और वहाँ पे वो खुद से अपना टिफ़िन खोलते हैं, अपना नैपकिन बिछाते हैं और खुद से वो खाना खाते हैं, अपने हाथ से खाते हैं। सो व्हाट इज़ दिस इज़ डेवलपमेंट विच इज़ हैपनिंग इन स्कूल। कैसे हो रहा है, एक दूसरे को देख के हो रहा है। वो जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो उनके बिहेवियर को, उनके जो मेंटल लेवल को वो डेवलप कर रहा है कि कैसे बैठना है, जो उनको रूटीन की ट्रेनिंग है वो दी जा रही है, और जो बहुत ज़रूरी होती है सोसाइटल ट्रेनिंग वो उनको दी जा रही है, जो बेसिक ट्रेनिंग है वो चीज़ दी जा रही है, और वो सारी चीज़ें वो वहाँ लर्न कर रहे हैं जो वो घर में नहीं करते हैं। घर में दे आर वेरी पैम्पर्ड, मम्मी खिलाती हैं, मम्मी पिलाती हैं, मम्मी शूज़ बांधती हैं, लेकिन स्कूल में जाते हैं तो वो सारी चीज़ें वो सीखते हैं। सो वो कैसे डेवलप कर गया, स्कूल में डेवलप किया, ट्रेनिंग से डेवलप किया, आसपास देखने से डेवलप किया। सब कुछ बच्चे बहुत ही पैम्पर्ड होते हैं या थोड़ा ऐसे खुद नहीं करना चाहते हैं कुछ काम, लेकिन वो दूसरे बच्चे को देखते हैं कि वो कर रहा है तो वो खुद भी करने लगते हैं। अच्छा उसने खाया तो वो भी खा, जो वो घर पे भी नहीं खाते वो भी वो बाहर खाने लगते हैं। सो स्कूल इज़ बहुत इन्फ्लुएंस करता है चाइल्ड के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। न्यूट्रिशन ऑफ कोर्स, न्यूट्रिशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि अच्छा पौष्टिक खाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, ये हमारे बुज़ुर्ग लोग कहते थे, पूर्वज लोग कहते थे। और मैल न्यूट्रिशन बॉडी ऑफ कोर्स हैंडल्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर बॉडी में न्यूट्रिशियस फूड रोज़ मिल रहा है तो वो उसके माइंड को भी डेवलप कर रहा है और बॉडी को भी डेवलप कर रहा है। दोनों चीज़ें, मेंटली एंड फिज़िकल डेवलपमेंट उसका होगा अगर उसको अच्छा न्यूट्रिशन फूड दिया जाए। मीडिया, सो नेक्स्ट इज़ मीडिया। सो मीडिया, अब आज अगर कहा जाए आज के वर्तमान स्थिति में मीडिया इज़ प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। जो हम देखते हैं उसका प्रभाव हम पर बहुत पड़ता है। जैसे वो शक्तिमान आता था या सुपर हीरो आता था तो बच्चे भी अपने आप को वही समझने लगते थे, वो इमिटेट करते थे, उनका आइडियल हीरो था वो। और ठीक है, वो जैसे रामायण दिखाई गई तो राम जैसे बच्चे अपने आप को समझने लगे, लव कुश की तरह अपने आप को सोचने लगे, और वो उन्होंने एक अपना रोल मॉडल बना लेते हैं कि वो उससे सीख रहे हैं। और ऑन द सेम हैंड it is also seen when we show violent movies to the children, that will have a very negative impact on their mind, because whatever we see will have a everlasting memory. बच्चों के दिमाग में सबसे ज़्यादा they have got very impressionable mind, they are white slate, they become what we pour into it. अगर हम अच्छी बात उनको सिखाएंगे तो ऑब्वियसली वो अच्छी चीज़ ही सीखेंगे। अगर वो देखते हैं कि सीरियल्स में कि वो पैर छू रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, तो वो भी वैसे ही इमिटेट करने लगते हैं। और इन द सेम हैंड वो देखते हैं कि वो गन्स चल रही हैं, चाकू चल रहे हैं, तो वो उसको जब आपस में वो खेलते हैं तो वो चीज़ को इमिटेट करने लगते हैं। तो मीडिया इस टाइम तो बहुत ज़्यादा प्ले कर रहा है पार्ट अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में चाइल्ड के, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा जो उनका पास टाइम है घर में, अब वो क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं, बहुत लोग नहीं होते हैं जो दादा नानी हों उनको कहानी सुनाने के लिए, या जो उनके कज़न्स हैं वो उनके साथ रह रहे हों, तो एक जो बहुत ही ईजी मोड ऑफ एंटरटेनमेंट है पेरेंट्स के पास में वो है टीवी या मोबाइल्स।
तो वो अगर उसका बहुत यूज़ हो रहा है और वो अच्छी चीज़ नहीं दिखा रहे हैं, अगर वो इफ़ द movies or if the serials they are showing are not helpful in building any positive character in them, then definitely the child will suffer. तो कोशिश करनी चाहिए पेरेंट्स को कि उन्हीं सारी चीज़ों को जो जो उत्साहवर्धक हों, जिसमें उनका जो जिससे उनको प्रोत्साहन मिले, जिससे वो मोटिवेट हों, उस तरीके के सीरियल्स दिखाने चाहिए जिससे वो उनमें एक अच्छा डेवलपमेंट हो पाए. नेक्स्ट इज सोशल फैक्टर यानी सामाजिक कारक. फर्स्ट इज रेस यानी प्रजाति. प्रजाति भारतवर्ष में तो बहुत सारी अलग अलग प्रजातियां हैं और हर प्रजाति का एक अपना जो उनका चेहरे का की चौड़ाई या आँख का रंग, बाल, उनके जो फेशियल फीचर्स हैं वो अलग होते हैं और वो अब उनके बच्चे भी उसी तरीके के होते हैं. तो वो एक उनका डेवलपमेंट उसी तरीके से होता है जैसे उनके माता पिता हैं. नेक्स्ट इज सोसाइटी एंड कल्चर. समाज एवं संस्कृति. समाज एवं संस्कृति का बहुत ही बड़ा योगदान है अभिवृद्धि और विकास में, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं उसके कुछ नियमों का हमें पालन करना पड़ता है. वी हैव टू फॉलो सर्टन नॉर्म्स एंड ट्रेडिशन ऑफ द सोसाइटी. समटाइम इट हैपन्स दैट इन सम सोसाइटी दे हैव अ वेरी ऑर्थोडॉक्स सेटअप. बहुत ही रूढ़वादी उनका सेटअप होता है और वहाँ पर हर एक व्यक्ति का विकास नहीं हो पाता. जैसे वहाँ कई बार ऐसा देखा गया है कि महिलाओं का वहाँ पे नहीं ज़्यादा विकास हो पाया है. और कुछ लोगों का कल्चर ही ऐसा होता है, समाज के रीति रिवाज और उनकी परंपराएं, मान्यता, उनके नैतिक मूल्य का विकास भी नियंत्रण एवं निर्धारित होता है कि उन्हें उतना ही लिमिटेड में अपने उसमें रहना है, नॉर्म्स में रहना है. इसके आगे उनको कुछ नहीं करना है. उन्हें अपनी जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी कम्युनिटी, उसी को मैं साथ में मिलाती हूँ कि उन्हें अपनी समुदाय से बाहर नहीं जाना है. वो अपने समुदाय से हटकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं. अगर उनके यहाँ ये है कि वो लोग उनकी फूड हैबिट उसी तरीके की है. कुछ लोग पका के नहीं खाते हैं, कुछ फूड आइटम्स को कच्चा ही खाते हैं. तो वो उनका सोसाइटी है, वो उनका कल्चर है और उसको वो फॉलो करना है. ऐसा नहीं है कि वो कुछ जो उनका ड्रेसिंग सेंस है वो भी उनको वैसे ही करना है जैसा उनकी कल्चर, उनकी कम्युनिटी, उनकी रेस में चल रहा है. इन एनी वे दे कैन नॉट चेंज देयर कल्चर एंड ट्रेडिशन फॉर एनी रीज़न. उनको उसी को फॉलो करना है, उसी को बढ़ावा देना है और वो उनके बच्चों को भी उसी में ही रहना है. तो जो ग्रोथ है वो उनकी वो लिमिटेड होती है. उससे उनकी ग्रोथ जो है वो एक ही सीमा में बंधी होती है. वो आगे नहीं प्रोग्रेस नहीं कर पाती क्योंकि उनकी कम्युनिटी, उनकी सोसाइटी, उनका कल्चर वही है. उन्हें उसके आगे कुछ नहीं सोचना है. उन्हें उसी में ही अपने जो भी अपना समाज है उसी में अपना सब कुछ पूरा करना है. और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि ये तो कम्युनिटी और रेस की बात है, लेकिन मैन इज़ कंसिडर्ड एज अ सोशल एनिमल. मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है और जो हमारा डेवलपमेंट है वो सोसाइटी के ही साथ होता है. कई बार ऐसा होता है कि अगर जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है साइकोलॉजी में कि एक बच्चे को अगर जंगल में रख दिया जाए और वो किसी बंदर के साथ रख दिया जाए तो वो उसी तरीके से चलने लगेगा, उसी तरीके से व्यवहार करने लगेगा. और जब वो उसमें आएगा, सोसाइटी में आएगा, तो उसको चेंज होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वो उन्हीं की तरह फिर व्यवहार करने लगेगा जैसे आम बच्चे और आम लोग करते हैं. तो क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वो जिस परिस्थिति में उसको पला बढ़ा वो उस तरह का था और जब वो जिस परिस्थिति में आया तो उसकी जो उसने सामाजिकता सीखी, जिस समाज में वो रहा, वो उसी के अनुरूप हो गया. जैसे इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं मोगली वाला भी आपको देना चाहूँगी कि मोगली कैसे जंगल में रहता था, जंगल के लोगों के साथ रहता था, उनके साथ कपड़े पहनता था, उनकी तरह से ही कपड़े पहनता था. लेकिन जब वो फिर बाहर आया तो उसने और चीज़ें सीखी और वो लोगों के साथ रह के उनके तौर तरीके उसने सीखे. उनके दुख सुख में वो किस तरह से उनके साथ रह सकता था, उनको सपोर्ट कर सकता था, वो सारी चीज़ें सीखी.
सो ग्रोथ जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा इससे भी प्रभावित होती है। और विकास तो नो डाउट समाज में रहने से विकास की बहुत प्रगति होती है। ये तो बिल्कुल सही कहा गया है कि अगर हम एक समाज में रह रहे हैं तो हमारी प्रगति उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी। कुछ चीज़ें जो हमारे मन में गलत भी आ रही होंगी वो भी हम सामाजिक स्तर पर देखते हुए उनको ना करेंगे ना सोचेंगे, क्योंकि हमें पता है कि कई लोग हमें उसके बारे में टोकेंगे। और अगर वहीं कई चीज़ें हमारे अच्छे मन में आ रही होंगी, कोई अच्छी बातें आ रही होंगी जिससे किसी का भला हो सके, जिससे हम किसी को सपोर्ट कर सके, जैसे हम किसी को कोई तरीके का बेनिफिट पहुंचा सकें, तो वो हम करेंगे। और हमें कई लोग उसके लिए सपोर्ट भी करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, हमें मोटिवेट करेंगे, हमें जिस तरह का वो सपोर्ट दे सकते होंगे वो सपोर्ट करेंगे कि हाँ ये ज़रूर करो, ऐसा करना चाहिए। और हम हमारी जो प्रोग्रेस है वो उसी हिसाब से होगी। The other factors that support or influence growth and development are economic factors. Economic factor यानी कि जो हमारे financial factors हैं वो भी बहुत ज़रूरी हैं। आर्थिक जो कारक हैं वो विकास के लिए और वृद्धि के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ फ्री में नहीं है, हर चीज़ का एक मूल्य है। तो अगर अभाव है घर में किसी भी तरीके का, ख़ास तौर से अगर आर्थिक अभाव है, इकोनॉमिक अगर वीक है फैमिली, तो नो डाउट कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हैम्पर करेगा। अगर बच्चा स्कूल जा रहा है और उसके पास कुछ चीज़ें नहीं हैं और बाकी लोगों के पास में हैं, या इकोनॉमिक अगर प्रॉब्लम है, फिनेंशियली वीक है फैमिली और उसको अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, डेफिनेटली ग्रोथ हैम्पर करेगी। और अगर उसको अच्छी फैसिलिटी नहीं मिल रही है, स्कूल दूर है, वो पैदल चल के जा रहा है, उसका कितना उसको फिज़िकल भी अपना एफर्ट करना पड़ रहा है। On the same hand, he is not getting proper food, proper nutritional food, and in school also he is harassed by his peer group that he is not having good pencil box or other good objects. So in that case, it definitely hamper growth and development. अगर वो हीन भावना से ग्रस्त हो जाएगा, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसमें आ जाएगा, और बस एक ही चीज़, एक छोटी सी चीज़ किसी चीज़ को कम करने के लिए बहुत है। अगर ये इकोनॉमिक फैक्टर है, अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम है घर में, अगर आर्थिक कोई प्रॉब्लम है और उससे कोप अप नहीं कर पा रही है फैमिली किसी वजह से, तो इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हैव इफेक्ट ऑन चाइल्ड्स माइंड। उसके फिज़िकल डेवलपमेंट में, उसके मेंटल डेवलपमेंट में वो बहुत ज़्यादा उसको प्रभावित करेगी। वो उसका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा, वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हो जाएगा, हीन भावना से ग्रसित हो जाएगा, और वो अपनी किसी चीज़ में प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेन फैक्टर। नेक्स्ट इज़ इमोशनल फैक्टर, संवेगात्मक कारक। तो एक बात हमेशा कही गई है कि बेसिक नीड्स अगर रोटी कपड़ा मकान है तो उसमें संवेग भी है। Only earning money, eating food and wearing clothes and having family is not satisfaction unless there is a bonding between each one of them. अगर परिवार है, आपके पास खाना पीना है, अच्छे कपड़े हैं पहनने के लिए, और वो जो सारी चीज़ें हमने अभी डिस्कस करी हैं वो सारी चीज़ों की पूर्ति हो रही है, लेकिन फिर भी अगर कहीं बॉन्डिंग नहीं है, इमोशनल अटैचमेंट एक दूसरे के साथ नहीं है, तो वो जो एक अच्छा डेवलपमेंट है, अच्छा विकास है और जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगी। तो एक बहुत बड़ा कारक ये है कि इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल EQ, जैसे IQ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग, इन द सेम वे EQ इज़ ऑल्सो, इमोशनल क्वोशंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग। वो हमारे जीवन के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ओल्ड पेरेंट्स होते हैं, उनको हम लोग बहुत उनसे बातचीत नहीं करते हैं, या जो अपने काम में इतना बिज़ी रहते हैं, या जब उन्हें कोई चीज़ की आवश्यकता होती है, वो बातचीत करना चाहते हैं तो हम उनको समय नहीं दे पाते हैं, तो उनकी भी धीरे धीरे ग्रोथ रुक जाती है। वो धीरे धीरे कम बात करने लगते हैं, वो धीरे धीरे जीवन की हर चीज़ में कम इंटरेस्ट लेने लगते हैं, तो उनका ग्रोथ और उनके डेवलपमेंट रुक गया, उनकी प्रोग्रेस रुक गई। सेम इज़ द केस विद चिल्ड्रन। अगर हम उनके साथ एक बॉन्डिंग नहीं है, स्नेह नहीं है, किसी तरह का संवेग से हम जुड़ेंगे नहीं,
तो उनकी जो है वो प्रोग्रेस रुक जाएगी, उनका डेवलपमेंट, फिज़िकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट रुक जाएगा। जब बेबी होता है, पैदा होता है, तो क्या कहा जाता है, सबसे पहले कहा जाता है कि माँ खूब गोद में ले, उसको खूब गोद में लीजिए, खिलाइए। भारतवर्ष में तो यही कहा गया है कि बच्चे को अपने पास रखिए, खूब पास रखिए। तो इसलिए वो तो टू मेंटेन द बॉन्डिंग बिटवीन मदर एंड चाइल्ड, इसीलिए कहा गया है। फॉरेन कंट्रीज़ में तो कहा जाता है कि बेबी हो गया, उसको एक दिन का भी है तो वो अलग कमरे में सो सकता है, बट इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बाय इंडियंस। अभी भी यही कहा जाता है कि उसको खूब गोदी में लीजिए, छोटा बेबी है तो उसको खूब गोदी में लीजिए, माँ को खूब गोदी में लेना चाहिए, टू मेंटेन द इमोशनल बॉन्डिंग। वो बॉन्डिंग आ पाए, बच्चे में आ पाए, वो परिवार के जॉइंट। नाउ एजुकेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. So student, first is guidance to the students. Guidance to the student is very important because sometimes it happens that proper guidance of student is very important according to their growth and development. If the student is not very good in mental work, like for example in mathematics or doing numericals or some puzzle work, so instead of giving them those activities, some other activity should be given. जो भी निर्देशन छात्रों को दिया जाए वो उनके अनुसार दिया जाए, उनकी जिस तरीके की उनकी ग्रोथ है, जिस तरीके का उनका डेवलपमेंट है, उसी के अनुसार दिया जाए। अगर वो थोड़ा उनका IQ लेवल कम है या मेंटल डेवलपमेंट कम है तो उनको कुछ ऐसी कठिन चीज़ें ना दी जाएं जो वो ना कर पाएँ, बल्कि वो चीज़ें दी जाएं जिसमें उनकी रुचि हो, जिसमें वो इंटरेस्ट लेते हो, जो वो और अच्छी तरीके से कर पाएँ और जिसमें वो खुशी महसूस करें। सो बेटर गाइडेंस बाय द टीचर एंड पेरेंट्स इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है गाइडेंस के लिए, वो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट, उनको सही वातावरण देना। अगर हम सही वातावरण बच्चों को देंगे, अगर हम उनको जो उनका एक टाइम टेबल बना देंगे कि किस टाइम उनको उठना है, किस टाइम उनको अपना रूटीन का वर्क किस टाइम तक पूरा करना है, कब स्कूल जाना है, कब स्कूल से लौटना है, स्कूल से लौटने के बाद उनको जो उनका लंच टाइम है वो करना है, और फिर उनको किस तरह की एक्टिविटी करना है, थोड़ा सा जो उनके घर के बड़े लोग हैं उनके साथ बैठना है या अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना है। तो वो जो अगर एक प्रॉपर रूटीन वो फॉलो करेंगे और एक प्रॉपर एनवायरनमेंट, एक हेल्दी एनवायरनमेंट अगर उनको मिलेगा, तो वो उनके जो उनके एजुकेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, उससे वो ग्रो कर पाएंगे एकेडमिकली, उनमें जो प्रोग्रेस होगी वो दिखाई पड़ेगी। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे कि हम लोग डिस्कस करते हैं कि एनवायरनमेंट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन चाइल्ड्स लाइफ, तो एक बेटर environment in school and home is required for healthy development of a child. अगर वो घर में भी है तो उसको एक अच्छा बेटर environment मिले जिससे वो अपने माता पिता के साथ में ब्रोकन फैमिलीज़ ना हो, फाइट ना हो, उसका जो रैपो है अपने माता पिता के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, वो बहुत अच्छा हो, बहुत हेल्दी रिलेशनशिप हो, वो उसको मोटिवेट करते हो, ना कि हर समय क्रिटिसिज्म हो। और अगर क्रिटिसिज्म भी है, अगर आलोचना भी है, तो वो बहुत हेल्दी होनी चाहिए, वो बहुत पॉजिटिव तरीके से होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो डीमोरलाइज करे या बच्चे को किसी तरीके से वो अपने आप को डीमोटिवेटेड महसूस करे, हतोत्साहित महसूस करे। अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नता को समझना तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हर एक जो बालक है वो एक स्तर का नहीं होता। कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, कुछ एकेडमिक्स में अच्छे होते हैं, कुछ आर्ट्स में अच्छे होते हैं, कुछ पेंटिंग में अच्छे होते हैं। तो और हर एक बच्चे का जो एक इंटरेस्ट एरिया होता है वो डिफरेंट होता है, उसका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पैटर्न भी डिफरेंट है। सो उसी तरीके से बच्चे को हमें गाइड करना चाहिए, उसी अनुसार उसको ट्रेनिंग या जो भी एजुकेशन है वो देनी चाहिए। उसको हमें फोर्स नहीं करना चाहिए कि देखो तुम्हारा भाई ऐसा कर सकता है या उसने इतना अच्छा रिज़ल्ट लाया तो तुमको भी लाना चाहिए, या वो इतना अच्छा स्पोर्ट्स में है और तुम बिल्कुल नहीं हो अच्छे उसमें। तो हो सकता है उसकी इंटरेस्ट एरिया कोई दूसरा हो, या वो उसका टैलेंट कुछ और हो, which the parents are not able to identify.
So the main duty or responsibility of a parent or a teacher is to find out the hidden talent inside the child and to polish or try to train the child in the same area. उसको उसी तरफ उसका रुझान किया जाए जो चीज़ वो करना चाहता है। उसके लिए उसके साथ बातचीत करनी पड़ेगी, उसकी टीचर को उसकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी ताकि वो सब बातें उसको पता चल पाएँ कि वो क्या चाहता है, उसका क्या मन है करने का। अगर वो पढ़ाई में कहीं नहीं कोप अप कर पा रहा है, आगे बढ़ पा रहा है या उसकी प्रोग्रेस नहीं दिख रही है, तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, क्यों ऐसा हो रहा है कि वो कोप अप नहीं कर पा रहा है, क्या, और वो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर वीक है तो वो क्यों है, क्या उसको समझ नहीं आ रहा है या देयर इज़ सम रीज़न बिहाइंड इट। वो सारी चीज़ें जानने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की ही है। नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट। तो जो भी कुछ जो एक्टिविटीज़ जो भी उसके लिए जो क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाएं या जिस भी चीज़ के में उसको इन्वॉल्व किया जाए वो उसके इंटरेस्ट का हो। जैसे सम टाइम इट हैपन्स कि एक सब स्कूल्स में जैसे होता है ड्रामा क्लब होता है और म्यूज़िक क्लब होता है एंड जो क्विज़ होते हैं, तो वो उसी तरीके की एक्टिविटी में उसको मोटिवेट किया जाए पार्टिसिपेट करने के लिए अकॉर्डिंग टू हिज और हर इंटरेस्ट, कि जिस भी एरिया में उसको रुचि हो उसी एरिया में उसको आगे बढ़ने के लिए कहा जाए और पार्टिसिपेट करने के लिए कहा जाए। पेंटिंग क्लब होता है तो उसमें उसको कहा जाए अगर उसकी ड्राइंग अच्छी है या वो पता नहीं ड्राइंग अच्छी है कि नहीं अच्छी है, लेकिन वो डायग्राम्स बहुत अच्छे बनाता है, तो टीचर मे बी एबल टू फाइंड आउट दैट व्हेन ही इज़ ड्राइंग डायग्राम्स वेरी वेल देन ही इज़ इंटरेस्टेड इन ड्राइंग। तो इस तरीके से उसको पता करके उसको उन्हीं एरियाज़ में मोटिवेट करना पार्टिसिपेट करने के लिए ये उसके और ग्रोथ को और उसको डेवलप करेगा, उसका डेवलपमेंट और मैच्योरिटी के लेवल पे पहुंचेगा अगर उसको प्रॉपर गाइडेंस मिले टीचर का, पेरेंट्स का, उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिले, उसको उसके इंडिविजुअल डिफरेंस के बेस पर उसको समझा जाए, उसकी व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार उसको समझा जाए, उसको कंपेयर ना किया जाए, क्रिटिसाइज़ ना किया जाए, उसको उन चीज़ों में भाग लेने के लिए भेजा जाए, उन एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट करे जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। तो ये सारी चीज़ें अगर हम करें, ये सारे चीज़ों में हम थोड़ा सा एफर्ट करें एज ए टीचर, एज ए पेरेंट्स, तो ये डेफिनेटली बच्चे की ग्रोथ को बहुत ही अच्छे से होगी, उसकी वृद्धि अच्छे से होगी ग्रोथ, और उसका डेवलपमेंट जो है वो मेंटल डेवलपमेंट, फिज़िकल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट वो भी अच्छा होगा। वो मैच्योर जो जैसा कहा जाता है कि वो मैच्योरिटी की लेवल, परिपक्वता के स्तर को पा सके, वो पा पाएगा अगर उसको सपोर्ट उसकी फैमिली, उसकी टीचर का मिलेगा, तो वो एजुकेशनल फील्ड में भी और अपनी और जो भी जिस फील्ड में उसको इंटरेस्ट है उस फील्ड में वो ज़रूर प्रोग्रेस करेगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड आई होप द सेशन वाज बेनिफिशियल टू यू। आप सभी को ये सारी चीज़ें जो आज हमने डिस्कस करी हैं, फैक्टर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास के कारक जो हमने डिस्कस किए हैं, वो आपको काफ़ी मदद करेंगे आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने में। And thank you and best of luck for the day.